बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के मशहूर फास्ट बॉलर और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम से ये बात मंसूब की जाती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कन्विंस योरसेल्फ दैट यू आर द बेस्ट बिकॉज द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इज गोइंग टू गो प्रूविंग दिस टू अदर्स। कि पहले खुद को बताइए कि आप बेस्ट हैं, फिर पूरी जिंदगी इस बात को प्रूव करने की भरपूर कोशिश कीजिए। हमारे आज के नोआ स्टार ने CSS 2020 में इंफॉर्मेशन ग्रुप में एलोकेशन हासिल की और इनका नाम भी वसीम अकरम है। अस्सलाम वालेकुम वसीम अकरम। वालेकुम सलाम मैडम, थैंक यू सो मच। आप बताइए कि आप इस कोट से किस हद तक एग्री करते हैं और आपका ये CSS स्ट्रगल कैसा रहा? मैडम, अगर सबसे पहले देखा जाए तो वसीम अकरम मेरा खुद भी फेवरेट है और उनकी स्ट्रगल को आप अगर देखा जाए तो सबसे पहले वो जो बात करता है इस कोटेशन में, उसका मतलब यही है कि सबसे पहले आपको खुद पे जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप खुद पे इतना कॉन्फिडेंट हो कि आप खुद ये यकीन कर ले कि जो कुछ मैंने करना है ज़िंदगी में तो वो मैं कर सकता हूँ। फिर उस चीज़ के लिए आपने स्ट्रगल करना है, उस चीज़ को परस्यू करने के लिए आपने हार्ड वर्क करना है और उसी मुकाम तक आपको आपने खुद को लेके जाना है। इसके अलावा जो है मेरे CSS का सफ़र जो है जिस तरह आपको पता है कि ये बम्पी रोड है और इस पे जाना काफ़ी मुश्किल काम है। इसमें एक स्टेज इस तरह आएगा, जाहिर सी बात है ये 2-3 साल का सफ़र नहीं है बल्कि सम टाइम इस पे 8-10 साल भी लग सकते हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है एक स्टेज इस तरह आएगा कि आप पे सोसाइटल प्रेशर आ जाएगा कि आप जॉब क्यों नहीं करते, आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ये होता है वो होता है। तो इस हवाले से अगर आप देख ले तो उस प्रेशर को हैंडल करना, उसको मैनेज करना बेहतर तरीके से और ख़ुद को एक स्टेज तक लेके जाना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन उस स्टेज पे पहुंच के आप बहुत अच्छा फील करते हैं। फिर वसीम, आप ज़रा हमारे व्यूअर्स को अपने बैकग्राउंड के बारे में, फॉर एग्जांपल आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और अपनी एजुकेशन और फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा मैडम, इस तरह है कि आई डिड माई मास्टर इन सोशियोलॉजी विद गोल्ड मेडल और मैं जो है नेशनल अवार्ड होल्डर भी हूँ ब्रिटिश काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से 2013 में। इसके अलावा जो है मैं बिलोंग करता हूँ एक पार्पलंग एरिया डिस्ट्रिक्ट मलाकंड से मैं बिलोंग करता हूँ। इसके अलावा जो है अगर देखा जाए तो मैं अपने फैमिली का सबसे पहला ग्रेजुएट भी हूँ। मेरे अलावा जो है मेरे बाद में आने वाले जो मेरे बहन भाई है तो वो माशाल्लाह जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी से फारिग हो चुके हैं, लेकिन मुझसे पहले जो है कोई हमारे ख़ानदान में इसी तरह का नहीं था, ना हमारे ख़ानदान में जो है कोई सिविल सर्वेंट है। मैं अपने बल्कि पूरे इलाके में मैं वाहिद सिविल सर्वेंट हूँ जो CSS में आया हूँ। माशाल्लाह। और इस किस्म के बैकग्राउंड के साथ जैसे आपने बोला कि आप अपनी फैमिली से पहले थे जिनने ग्रेजुएशन हासिल की और पहले सिविल सर्वेंट है अपनी एरिया में, तो आप क्यों इस बैकग्राउंड के साथ मुश्किलात किस किस्म की फेस करनी पड़ी? मुश्किलात तो इस तरह के होते हैं, अगर आप देख लें मैडम तो आपको बहुत सारे लोग जो है आपके साथ मिलते हैं तो आपको वो गाइड भी नहीं करते, गाइडेंस के अलावा आपको मोटिवेट नहीं करते, आपको उसके अलावा डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि आप ये सफ़र नहीं कर सकती, ये जॉब्स हमारे लिए नहीं बने होते हैं, इस तरह नहीं होता, पाकिस्तान में रिश्वत चलता है, मेरिट पे काम नहीं होता है। तो आपने खुद को प्रूव करना है और आगे बढ़ना है और उन लोगों को गलत साबित करना है। तो आज आप इस मकाम पे पहुंच गए हैं कि आपने उन लोगों को गलत साबित किया, तो आपको ये कैसा लग रहा है? ये तो आप मतलब उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। दूसरे लोग भी जो है आपके नक्शे कदम पे चल के आते हैं तो आप बहुत, मेरे ख्याल में आप बहुत सारे कोलीग्स के लिए, अपने छोटों के लिए जो है एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन का ज़रिया बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये सबसे अच्छी फीलिंग जो है वही होती है कि बहुत सारे लोग आपकी स्टेप को फॉलो करते हैं और आपके पीछे आते हैं, तो इसी तरह का एक सिलसिला बन जाता है। बिल्कुल, जैसे वो हमने वसीम अकरम का कोट बोला, आपने फिर लोगों को आगे फिर प्रूव भी किया अल्हम्दुलिल्लाह कि यू आर केपेबल, यू आर द बेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। यस तो आपकी फैमिली भी काफी खुश होगी माशाल्लाह, बड़े सेलिब्रेशंस हो रहे होंगे। अगर आप देख ले जिस तरह हमारे गांव में 2 ईदें होती है ना, अच्छा। तो वहाँ पे एक छोटी ईद और एक बड़ी ईद होती है, तो इसी साल जो है हमारे लिए एक तीसरा ईद था, तो बहुत सारे लोगों का जो है रिश्तेदारों का और
गांव के लोगों का रश लगा हुआ था। तो हाँ, तो सेलिब्रेशन तो काफ़ी ज़्यादा थी। और अब रिश्ते भी काफ़ी आ रहे होंगे। इस हवाले से तो कुछ नहीं कह सकते। चलिए ठीक है, मैं और कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन आप हमारे व्यूअर्स को बता दें कि एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो कितना ज़रूरी है CSS के लिए। मैं अगर बताऊँ, जिस तरह मैंने स्टडी की और इस प्रोसेस से मैं गुजरा, तो मुझे पता चला कि एजुकेशन बैकग्राउंड आपको बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जिस तरह हमारे एक टॉपर थी 2018 या 17 की शानजा फाइक साहिबा, तो उसने कहा कि मैंने 3 महीने में जो है अपना CSS का सफ़र जारी रखा था। 3 महीने बाद मेरे CSS का एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट पोजीशन मैंने हासिल की। तो वो कर सकती है अगर कोई बंदा जो है उसकी बैकग्राउंड इसी तरह है, उसकी डिग्री इसी तरह है कि अगर उसने सारी चीज़ें जो है अपने यूनिवर्सिटी लेवल में, कॉलेज लेवल में या स्कूल लेवल में जो है वो याद की है, तो उसको फिर आगे तैयारी करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरे ख्याल से एजुकेशन बैकग्राउंड जो है आपको बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेट्स सपोज अगर आपकी कोई ऐसा आपने कोई किसी ऐसे सब्जेक्ट में जो है ग्रेजुएशन किया है जो बहुत सारे सब्जेक्ट आपकी ओवरलैपिंग हो, तो आपके लिए जो है एक एक्स्ट्रा एज होता है, फिर वो आपको बहुत हेल्प आउट करता है फिर CSS की तैयारी में। और CSS की तैयारी में उसके दौरान आपने गाइडेंस कहाँ से ढूंढा? जैसे आपने बोला कि फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ से आपको सच नहीं मिला, तो आपने ये फिर गाइडेंस कहाँ से ढूंढा आपने? गाइडेंस के हवाले से मैम अगर मैं आपको बताऊँ तो जिस टाइम मैंने बैक इन 2014-15 में जस्ट मैंने CSS की तैयारी जिस टाइम शुरू की थी, तो उस टाइम मतलब अब जिस तरह ग्रुप्स होते हैं सोशल मीडिया पे, पेजेस होते हैं, तो उस टाइम ये सारी चीज़ें नहीं थी। और मैं जब पेशावर था तो पेशावर में इस तरह का कोई ट्रेंड भी नहीं था, कोई एकेडमी नहीं थी, तो उस हवाले से काफ़ी मुश्किलात थे। मतलब आप किसी CSP के साथ जो है कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। उसके बाद वो 2 अटेम्प्ट तो मैंने उसी तरह दिए, लेकिन बाद में कुछ ब्यूरोक्रेट के साथ जो है मैं सर्विस में आ गया, तो ब्यूरोक्रेट के साथ मेरा वो रहा। फिर मैंने नोवा के कुछ मॉक एग्ज़ाम दिए, तो उसने काफ़ी हेल्प आउट किया। और उसके बाद जो है साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग के लिए पर इंटरव्यू प्रिपरेशन मैंने नोवा को ज्वाइन किया, जो यहाँ पे हमारे टीचर है सर अली, सर फरीद, उन्होंने बहुत गाइड किया और उस चीज़ के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई। आपने हमें कहा कि ये आपका पहला अटेम्प्ट नहीं था। जी। तो इस अटेम्प्ट में आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आप इस दफ़ा सक्सीड हुए और आपने एलोकेशन हासिल की? मैडम एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ये इसी तरह का इम्तिहान है जिसमें लेट्स सपोज आपके 40,000 जो है एप्लीकेशन आते हैं, 19,000 अपेयर होते हैं, तो आपने एटलीस्ट जो है दूसरों से डिफरेंट होना है। और डिफरेंट किस तरह होना है, ये आपने वही सोर्स ढूंढना है जो दूसरों ने नहीं रीड किए हो, दूसरे ने नहीं अप्रोच किए हो। लेट्स सपोज अगर आप क्रेम की हुई चीज़ें जो है आप पेपर में लाएंगे, तो जाहिर सी बात है जिनका पेट होता है, जो क्लियर होता है, तो वही आपका भी होगा। तो आपने दूसरे से डिफरेंट होना है। इसके अलावा जो है कंटिन्यूअस प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी जो है आपने उन चीज़ों पे फोकस करना है जो आपकी वीकनेसेस है। आपने अपनी वीकनेसेस पे फोकस करना है और उन वीकनेसेस को आपने ओवरकम करना है। ठीक है कि मेरे वीकनेस क्या है, मेरे अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, रिटन एक्सप्रेशन जो है मेरा उस पर काम करना चाहिए। तो उन चीज़ों को आपने आइडेंटिफाई करना है और उस पर मज़ीद वर्क करना है। तो मेरे ख्याल में फिर जो है आपके लिए आसान हो जाता है ये चीज़। तो पिछले अटेम्प्ट में आपके कौन से सब्जेक्ट्स पास नहीं हुए? मेरे जो है CSS ऐसे और प्रीसेंट कंपोजिशन जो है उस पेपर का थोड़ा सा मसला था। फिर उस पर मैंने कोशिश की, नोवा के एक मॉक एग्ज़ाम मैंने दिया, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है निकल आए। कुछ मैंने कंटिन्यूअस प्रैक्टिस किया, जब मैं जहाँ भी बैठता था तो मैं लिखता था। और ख़ासकर पर्टिकुलरली अगर आप देख ले तो जॉब में इस तरह होता है, आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस में भी आपकी अंग्रेज़ी जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है ना, और आप जो है ऑफिशियल राइटिंग में जो है एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो उन चीज़ों ने काफ़ी हेल्प आउट किया। तो आपके इस दफ़ा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या थे? ऑप्शनल मेरे इंटरनेशनल रिलेशन था, इंटरनेशनल लॉ था, इसके अलावा US हिस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, जो मैं जिस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ तो एक्स्ट्रा एज मुझे उस पर हासिल था। और लास्ट नंबर पे मेरा पश्तो था, जो कि मैंने अपने सोशियोलॉजी जिसमें मैंने मास्टर किया है और गोल्ड मेडल भी लिया है, उसको स्किप करके मैंने पश्तो लिया था। लेकिन पश्तो में थ्रू जो है मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो उसमें 80+ आए हैं मेरे माशाल्लाह।
تو آپ نے سبجیکٹ سلیکشن کس بیسس پہ کی ہے؟ سبجیکٹ سلیکشن کے حوالے سے میں یہی بتاؤں گا کہ آپ نے وہ سبجیکٹ لینا ہے جس کے اوپر آپ کا کمانڈ ہو اور جن سبجیکٹ میں آپ کا انٹرسٹ ہو. اگر آپ کا انٹرسٹ اس میں نہیں ہے نا تو پھر آپ نہیں کر سکتے. لیٹ سپوز جس طرح میں نے بات کی کہ سوسیالوجی کو میں نے اسکپ کر کے پشتو لی, تو پشتو کے اوپر میرا پورا کمانڈ بھی تھا اور میرا اس سبجیکٹ میں انٹرسٹ بھی بہت زیادہ تھا. تو ابھی جو ہے میں اگر نیو اسپائرنٹ کو بھی ریکمینڈ کرتا ہوں, میں ان کو یہی بتاتا ہوں اگر آپ کو ایک سبجیکٹ میں آپ کا انٹرسٹ ہے تو یہ اسکورنگ ٹرینگ اور یہ چیزیں جو ہے پھر ارریلیونٹ ہو جاتی ہے. بالکل. اور آپ کو سب سے مشکل سبجیکٹ کون سا لگا ان سب میں سے؟ مشکل سبجیکٹ کے حوالے سے اگر میں بات کر لوں تو کافی سارے سبجیکٹ اس طرح ہے کہ کافی انٹرسٹنگ ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ مزید بڑھ جاتا ہے, جس طرح انٹرنیشنل ریلیشن ہے, جرنلزم ہے, پشتو ہے, یہ ساری چیزیں ہے, پبلک ایڈمنسٹریشن ہے. لیکن سب سے مشکل جو تھا تو اس میں کیونکہ آپ اگر ہمارے کے پی لیول پہ دیکھ لے تو ہماری اسی طرح کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن نہیں ہے, تو آپ نے اپنے انگریزی کے اوپر جو ہے کام کرنا ہے. اگر آپ اپنے انگریزی کے اوپر کام کر لیں تو میرے خیال میں آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ حل ہو جاتی ہے. تو ہم نے اگر فوکس کرنا ہے جو مجھے مشکل لگتا ہے, مشکل تو اتنا نہیں ہے خیر, لیکن اس کے اوپر جو ہے آپ نے کام کرنا ہے وہ انگریزی ہے. تو آپ تو یہی کہیں گے نا کہ مشکل نہیں ہے, اب تو آپ کی الوکیشن ہو گئی ہے, ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں گھر میں یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ انہیں بتائیں کہ آپ نے کہا کہ انگلش پہ فوکس کرنا ہے, تو کیسے فوکس کریں, کیسے امپروو کریں اپنی انگلش؟ امپروومنٹ کے لیے آپ نے انگریزی کو جو ہے کسی سبجیکٹ کو میں یہی بتاؤں گا کہ کسی سبجیکٹ کو آپ نے کم ٹائم نہیں دینا ہے, ٹھیک ہے. ان کو اس سبجیکٹ کو آپ نے انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہر سبجیکٹ کو ایکول ٹائم دینا ہے. اور انگریزی کے لیے پرٹیکولرلی میں یہ بتاؤں گا کہ آپ نے نیوز پیپر کو نہیں مس کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور ڈیلی بیسس پہ آپ نے پریکٹس کرنا ہے. پریکٹس کے بغیر جو ہے آپ ڈرائیونگ کی مثال لے لیں تو ڈرائیونگ جو ہے تب سیکھ سکتے ہیں جب آپ پریکٹس کریں گے. اسی طرح جو ہے کوئی ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ کے جو ہے آپ ڈرائیور نہیں بن سکتے. تو اسی طرح پریکٹس جب آپ نہیں کرتے تو آپ ایسے پریسی کمپوزیشن کو پاس نہیں کر سکتے. اور انگلش کے علاوہ کمپلسری سبجیکٹس میں سے اسٹوڈنٹس کو موسٹلی مشکلات اسلامیات میں آتے ہیں اور پاک افیئرس, کرنٹ افیئرس ان میں آتے ہیں, تو آپ انہیں ان سبجیکٹس پہ کیا ایڈوائس دیں گے؟ اسلامیات کے حوالے سے میں یہ بتاؤں گا جس طرح میں موسٹلی اپنے اسٹوڈنٹ کو بتاتا ہوں کہ اسلامیات اور پشتو کے لیے آپ کو جتنے اشعار یاد ہو, اسلامیات کے لیے آپ کو جتنے ورسز اور اس کے علاوہ احادیث اور یہ چیزیں آپ کو یاد ہو تو آپ کو زیادہ نمبر دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے بہت سارے سورسز کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. لیٹ سپوز آپ جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی کوئی ویڈیو دیکھ لے, اس میں بہت سارے وہ قرآنی آیات حدیث جو ہے وہ کوٹ کرتے ہیں, تو اس کو آپ لرن کر سکتے ہیں. اسی طرح سے کسی امام کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے آپ جمعے کے خطبے میں سے کوئی چیز جو ہے وہ پک کر سکتے ہیں, وہ اپنے پیپر میں لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ کسی نیوز پیپر میں جو جمعے کے دن جو ہے پرٹیکولرلی وہ ایڈیشن آتا ہے اسلامک ایڈیشن, تو اس سے آپ چیزیں اٹھا سکتی ہے. تو آپ ڈفرینٹ سورسز کو لے کے جو ہے اس کو کر سکتے ہیں. پاکستان افیئر کے لیے میں یہ بتاؤں گا کہ پاکستان افیئرس کے لیے آپ نے کسی اچھے سے بک کو لینا ہے, ٹھیک ہے, اور اسی کے مطابق چلنا ہے. جس طرح ٹریک ٹو پاکستان ہے تو یہ آپ کو کافی ہیلپ آؤٹ کرے گا. تو آپ نے کون سا بک استعمال کیا پاک افیئرز؟ بک کے لیے میں پاکستان افیئرز کے لیے میں یہی بتاؤں گا آج کہ میں نے اکرام ربانی کا بک استعمال کیا تھا جو بہت زیادہ سمپل ہے, اور اس کے علاوہ میں آن لائن سورسز پہ بہت زیادہ ریلے میں نے کیا. اچھا, اور کمپلسری سے ہم آتے ہیں آپشنل سبجیکٹس کی طرف. جی. تو آپ نے اپنے فیلڈ سے سلیکٹ کیا ایگریکلچر اینڈ فارسٹری, تو اس پہ ذرا ہمارے ویورز کو بتائیں کہ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ, کیونکہ کچھ لوگ اپنے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ سبجیکٹ لیتے ہیں لیکن آپ نے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ پک کیا, تو وہ اس کی تیاری آپ کا کیسا ہوا اور ایکسپیرئنس کیسا رہا؟ اس کے لیے میڈم میں آپ کو بتاؤں گا ایگریکلچر چونکہ اس کے ساتھ ایک اوور لیپنگ سبجیکٹ ہے فارسٹری کے ساتھ, لیکن فارسٹری تو میرا فیلڈ تھا, تو چونکہ میرا ایریا جو ہے جہاں پہ میں جاب کرتا تھا تو وہ کافی واسٹ تھا, تو میں ڈیلی بیسس پہ میرا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ فیلڈ وزٹ ہوتا تھا. تو فیلڈ کے مسائل جو ہے آپ کو پتہ ہوتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے فیلڈ کے مسائل کیا ہے.
जंगल के मसाइल कौन कौन से हैं, हमने किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, प्रोटेक्शन के हवाले से कौन सा मसला है, डेवलपमेंट के हवाले से कौन सा इशू है, तो ये चीज़ें आपको फिर पता होती है। तो आप जब किताबी चीज़ों को थोड़ा बहुत वो टच करते हैं और कुछ अपने एक्सपीरियंसेस को पेपर में लाते हैं तो एक अच्छा कम्बिनेशन बन जाता है। और पश्तो के बारे में बताएं, हमारे जो पश्तून व्यूअर्स हैं उन्हें बताएं कि उन्हें किस हाल में पश्तो एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेना चाहिए और फिर उसकी तैयारी को अप्रोच किस तरह से करें। जिस तरह हमारे केपी के एस्पायरेंट्स हैं तो उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि ज़्यादातर हमारे मार्क्स जो है पश्तो में बहुत ज़बरदस्त आते हैं। अगर आप उस चीज़ को थोड़ा भी आप गाइडेंस के साथ जो है तैयार कर ले तो आपकी 80+ स्कोर जो है इजीली आ सकता है। तो इसके लिए मैं उनको ये बताऊंगा कि चूँकि मेरा अप्रोच है कि आप जो ट्रांसलेशन का जो सेक्शन है उसको स्किप करके आपने शायरों के ऊपर आना है। तो शायरों पे आप अब अगर फोकस कर ले तो टोटल हमारे क्लासिकी और जदीद शुअरा जो है वो तकरीबन 10 बनते हैं। तो उस 10 को अगर सही तरीके से तैयार कर ले तो और MCQs पे फोकस कर ले तो मेरे ख्याल में आप 80+ स्कोर इजीली कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर आते हैं आपकी इंटरव्यू की तैयारी पे। इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे की, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इंटरव्यू के हवाले से मैं यही बताऊंगा कि मैंने नोआ को ज्वाइन किया और नोआ में जिस तरह मैंने बात की सर अली, इसके अलावा सर फरीद, सर अली बाबा खेल, ये इन लोगों ने हमें जो है हमारे जो इस तरह का साइट का जो करदरा था उसको हमवार करके हमें एक अच्छे से अच्छे कैंडिडेट के तौर पे कमीशन के सामने पेश किया। तो मेरे ख्याल में वो हमारे लिए काफ़ी बेहतर रहा और अच्छा साबित हुआ। जो रिज़ल्ट आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो यूजुअली गेस्ट्स आते हैं इस शो पे तो मैं उनसे यही पूछती हूँ कि उनका CSS की तरफ जो पहला स्टेप था या अप्रोच था वो कैसा रहा, और फिर आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बता दें कि आपकी जर्नी में से सबसे जो इम्पोर्टेंट लेसन आपने सीखा है वो क्या है। अच्छा, सबसे पहले जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उस टाइम आपके जहन में बहुत सारे डाउट्स और वरीज होते हैं कि आप CSS कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। अगर खुदा न खास्ता नहीं हुआ तो आप जो है आपने 5-10 साल जो है वैसे ज़ाया कर दिए। तो उसके लिए आपके पास एक अल्टरनेटिव होना चाहिए जी बिल्कुल, जो मैं हर एक एस्पायरेंट को रिकमेंड करूँगा कि उनके पास होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा अनएक्सपेक्टेड एग्ज़ाम है, इसमें कुछ पता नहीं चलता। सेकंड नंबर पे लेसन के हवाले से मैं आपको यही बताऊंगा मैडम कि इससे ये नतीजा मिलता है कि आप अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले तो अल्लाह ताला जो है आपकी हार्ड वर्क को किसी न किसी जगह जो है कंपेंसेट करता है। इसी तरह नहीं होता कि आप हार्ड वर्क कर लेते हैं और वो ज़ाया हो जाता है। और सेकंड नंबर पे जब जितना आप जो है मेहनत करते हैं तो उसका सिला आपको उतना ही मिलता है। ठीक है, द मोर आई वर्क हार्ड द मोर आई गेट लकीयर। तो जितना आप हार्ड वर्क करते हैं उतना जो है आपको उसका सिला मिलता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है मैंने कंक्लूड की है अपने सक्सेस से। और इस पूरे प्रोसेस में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जो आपके लिए बहुत बड़े मोटिवेशन के सोर्स होते हैं। जी। तो ऐसे लोग आपकी जर्नी में कौन से रहे? मेरे जर्नी में अगर आप देख ले तो कुछ मेरे फैमिली के लोग थे जिन्होंने कंटिन्यूसली मतलब इसके 12 पेपर होते हैं और हर दिन हर पेपर के बाद उसने मुझे कॉल करके मुझसे पूछा कि आपने जो है किस तरह का पेपर किया और मुझे मोटिवेट किया अगले पेपर के लिए। ठीक है, तो उसमें मेरे सिबलिंग्स और मेरे पेरेंट्स जो है शामिल है। इसके अलावा जो है मेरे कुछ कज़न है तो उन्होंने जो है कंटिन्यूसली मेरे साथ इन टच रहे। कुछ दोस्त भी है। इसके अलावा जो है अगर आप CSS ऑफिसर में देख ले तो मेरे साथ कुछ इस तरह के कुलीग और ऑफिसर्स थे जो मुझे वीकली बेसिस पे जो है मुझे विज़िट करते थे और मुझे मोटिवेट करते थे कि आपने जाना है आगे और आप कर सकते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ें मुझ में इंस्टॉल करके जो है यहाँ तक पहुँचाया। तो ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा है, मैं हर एक का नाम नहीं ले सकता, लेकिन उनको ख़ुद भी पता है कि वो कौन कौन से लोग हैं और मैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। और आप जब गए थे एग्ज़ाम देने, फिज़िकली जब बंदा जाता है एग्ज़ाम हॉल में बैठता है तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? हम अक्सर
تیاری پڑھائی ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن وہ جو جینیون ایکسپیرئنس ہوتا ہے ہال میں جا کے پیپر اٹیمپٹ کرنا، یہ سارا بتا دیں. لوگ کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ چاکلیٹ رکھو، ہر کچھ آدھے گھنٹے بعد تھوڑا سا چاکلیٹ کھاؤ، یا ایک پین پورا سال استعمال کرو پھر ایگزام میں وہی پین استعمال کرنا ہے. تو آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ آپ کا ٹیکنیک کیسا رہا، کیا آپ نے اپنے ساتھ چاکلیٹ رکھا تھا یا چوئنگم رکھا تھا، یا آپ نے پین کوئی اسپیسیفک چوز کیا تھا، کیسا تھا آپ کا اوور آل؟ میڈم ایسی طرح ہے کہ یہ چیزیں تو ضروری ہوتی ہے، مطلب جس پین کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہو تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس پہ میں کنٹینیوس رائٹنگ جو ہے میں کتنا کر سکتا ہوں. شاید کوئی پین اس طرح ہوتا ہے کہ وہ آپ کی انگلیاں جو ہے پھر درد کرتی ہے، کچھ نرم ہوتی ہے کچھ، تو یہ چیزیں جو ہے یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے. باقی جو ہے آپ کے پاس جو ہے کچھ اس طرح انسٹنٹ انرجی دینے کے لیے کچھ چیز ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ میرا جب اسٹڈی کرتا ہوں تو اسی ٹائم مجھے بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، تو اسی وجہ سے آپ کے پاس کوئی چاکلیٹ، اس کے علاوہ جو ہے ڈرائی فروٹس، یہ چیزیں جو ہے آپ کے پاس پاؤچ میں ہونی چاہیے تاکہ آپ کو انسٹنٹ انرجی دے اور آپ جو ہے آگے اپنے پیپر کو کنٹینیو کر لیں. کیونکہ یہ بہت زیادہ یہ آپ کے مینٹل ایگزام بھی ہوتا ہے نا، ایک قسم کا ایکسرسائز ہوتا ہے، اور لکھنے کے علاوہ جو ہے تو آپ اس چیز کو کتنا وہ کر سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ جو ہے جس طرح آپ نے بات کی کہ ایگزامینیشن ہال میں جا کے جو ہے آپ کا ایکسپیرینس کس طرح رہا، تو اسٹڈی کرنا، اس ایگزام کے لیے تیاری کرنا اور اس پیپر کو ہال میں اٹیمپٹ کرنا، یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، بعض لوگ جو ہے بہت زیادہ تیاری کرتے ہیں لیکن ان میں یہ کریج نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے پیپر اٹیمپٹ کر لیں. 39,000 لوگ جو ہے وہ انہوں نے اپلیکیشن سبمٹ کروائی اور 19,000 اپیئر ہوئی، تو اس میں سے 20,000 میں سے 5,000 کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی ہوگی، لیکن 10-15,000 جو ہے لٹرلی ان کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اٹیمپٹ ہی نہیں کر سکتے. تو آپ میں اتنا کریج ہونا چاہیے. باقی جو ہے جس طرح پیپر اٹیمپٹ کرنا جو ہے اٹ سیلف آرٹ ہوتا ہے، تو آپ کے پاس جتنا نالج ہے، کم نالج ہے، اس کو بہت زیادہ میٹیکولسلی اور احتیاطی طریقے سے استعمال کر کے آپ نے اپنے پیپر کو سالو کرنا ہے. تو یہ ایک آرٹ ہوتا ہے اور آپ نے ان چیزوں کو سیکھنا ہے. اگر آپ یہ نہیں سیکھ سکتے تو کل جو ہے آپ سرو بھی نہیں کر سکتے. میرے خیال میں آپ پھر جاب کے لیے بھی انفٹ ہے. بالکل. تو یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. اور اب اگر آپ کوئی فائنل لاسٹ میسج ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ میں پرٹیکولرلی ان اسٹوڈنٹس کے لیے یہی پیغام دوں گا جو ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ CCS کے لیے تیاری کر رہے ہیں، 2022 میں یا 23 میں جو ہے اپیئر ہو رہے ہیں، KP PMS میں اپیئر ہو رہے ہیں، پنجاب والی PMS میں اپیئر ہو رہے ہیں. تو ان کے لیے میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ جو ہے فوکس رہے، کنسسٹنٹ رہے. مطلب ضروری نہیں ہے کہ ایک دفعہ جو ہے آپ کا ایگزام فیل ہو گیا تو فیلئر جو ہے آپ کے مقدر میں ہے. آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے، فوکس رہنا ہے، لوگوں کی باتوں کے اوپر جو ہے آپ نے توجہ نہیں کرنا ہے. اور باقی یہ ایگزام جو ہے قابلیت کے ساتھ جو ہے قبولیت کا بھی امتحان ہے. تو آپ نے جو ہے اپنے پیرنٹس سے اور آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی کام آنا ہے، ان سے دعائیں لینی ہے. اسی طرح کی دعائیں نہیں لینی ہے کہ آپ کسی کو بتائیں کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، بلکہ کوئی ایسا کام کرنا ہے جو آپ خود بخود جو ہے ان کی دعاؤں میں رہے، یا ان کے دل سے جو ہے آپ کے لیے کوئی دعا نکلے. تو دوسروں کے کام آنا ہے تو آپ کی کام میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سیدھی کریں گے انشاءاللہ. اور وسیم اکرم، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت دیا، ہمارے ویورز کو آپ نے بہت اچھی ایڈوائس دی. اور انشاءاللہ ویورز ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور ہم پھر سکسیس سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں اور اللہ حافظ.